मेरे ससुर के पास जो औरतें बच्चे के लिए आती थीं, उन्हें वे एक कमरे में ले जाते थे और वे प्रेग्नेंट हो जाती थीं। एक रात मैंने छुपकर उस कमरे में जाने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि मेरा पति तो गोवा में था। अगले ही दिन जब मैं फिर से उस कमरे में गई, तब मेरे साथ बांझ औरतों के इलाज के नाम पर आजकल ऐसी घिनौनी और घटिया हरकतें होती हैं कि जिनके बारे में सोचकर रूह तक कांप जाती है। कुछ लोग साधु बाबा बनकर महिलाओं की इज्जत से खेलते हैं, तो कभी नकली डॉक्टर बनकर उन्हें बर्बाद कर देते हैं। हमारे गांव की किसी महिला की इज्जत बर्बाद करना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि सिर्फ औलाद के लिए महिलाओं को नरक में धकेल दिया जाता है। शादी के कुछ महीनों बाद अगर महिला गर्भवती नहीं होती, तो उसके ऊपर बांझ का थप्पा लगा दिया जाता है और उसका जीना मुश्किल कर दिया जाता है। इसी कारण महिलाएं इलाज के नाम पर बर्बाद होने के लिए भी तैयार हो जाती हैं। मेरी ये कहानी ऐसी ही एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें कई महिलाएं इलाज के नाम पर अपनी सारी इज्जत खो बैठती हैं। तानों और अपमान से बचने के लिए वे इलाज के नाम पर ऐसे राक्षसों का शिकार हो जाती हैं, जिनके बारे में सोचकर आत्मा तक कांप जाती है। ये जानकर आपके पैरों तले से जमीन निकल जाएगी कि कैसे कुछ लोग औरतों की कमजोरी का फायदा उठाकर इनका इस्तेमाल करते हैं। मेरा नाम साक्षी है और मेरी उम्र 25 साल है। मेरी शादी जिस घर में हुई, वहाँ मेरे ससुर जी थे और मेरी सास एक बीमार औरत थी जो बिस्तर पर पड़ी रहती थी। मेरे पति गोवा में रहते थे। शादी के बाद वे अगले ही हफ्ते गोवा लौट गए। मुझे लगा था कि शायद ससुराल संभालना मेरे लिए बेहद आसान होगा। ससुराल में न तो ज्यादा लोग थे और न ही सास की ऐसी स्थिति थी कि वे मेरे मामले में कुछ कह सकें। उनके माता पिता के इकलौते बेटे थे मेरे पति। मुझे लगा था कि मेरे पति के शहर जाने के बाद मैं पूरी तरह आज़ाद हो जाऊंगी और अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी खूबसूरत जिंदगी सुकून से बिता सकूंगी। लेकिन शादी के बाद मुझे एहसास हुआ था कि किसी भी रिश्ते को निभाना कितना मुश्किल होता है। मेरे ससुर 60 साल के बुजुर्ग थे, लेकिन वे देखने में अभी भी जवान लगते थे। वे हमेशा अपने बालों में तेल लगाकर और सज धज कर रहते थे। कभी कभी तो उनकी इस तैयार होने की अदा को देखकर मुझे हंसी आ जाती थी। इतनी ज्यादा उम्र में भी उनके अंदर की ये जवानी मेरी समझ से परे थी। मुझे पता चला था कि वे बांझ औरतों का इलाज करते थे और जो महिलाएं उनसे इलाज करवाती, वे खुश होकर जाती थीं। मेरे ससुर के पास इलाज के लिए आने वाली महिलाएं कभी भी खाली हाथ नहीं लौटती थीं। लेकिन इस चीज को मैं समझ नहीं पाई थी, वो थी मेरे ससुर का इलाज करने का तरीका। हम शहर के बीचों बीच एक छोटे से गांव में रहते थे, जहाँ के लोग ज्यादा संपत्ति संपन्न नहीं थे। ये एक पुरानी और जर्जर जगह थी जो पुराने समय की याद दिलाती थी। ये इलाका पुराने जमाने का एक जर्जर इलाका था, जहाँ पुरानी इमारतों के ऊपर छोटे छोटे घर बना दिए गए थे। हमारे आसपास के सभी घर ऐसे ही थे। जब भी कोई औरत औलाद के लिए तरस जाती, तब मेरे ससुर के पास आ जाती। मेरे ससुर का नाम दूर दूर तक मशहूर था कि वे बांझ महिलाओं का मुफ्त इलाज करते थे। गरीब महिलाओं के लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती थी। इस कारण लगभग हर दिन कोई न कोई महिला हमारे घर के एक दरवाजे पर पहुंच जाती थी। सबसे ज्यादा मुझे इस बात पर हैरानी होती थी कि मेरे ससुर ना तो डॉक्टर थे और ना ही पढ़े लिखे, फिर वे बांझ औरतों का इलाज कैसे कर सकते थे। शादी के कुछ दिनों बाद जब मुझे इस काम के बारे में पता चला, तो मैं हैरान रह गई कि क्या इस तरह से भी कोई औरत प्रेग्नेंट हो सकती है, क्योंकि इस बारे में बात करने में मुझे शर्म महसूस होती थी। मेरी सास तो वैसे भी बोलने की स्थिति में नहीं थी और जो कुछ वे बोलती थी उसे समझ पाना मेरे लिए मुश्किल था। मेरे ससुर के पास एक खास कमरा था जिसमें वो उन सभी औरतों का इलाज करते थे, लेकिन उस कमरे में मेरा जाना सख्त मना था और कोई और इंसान भी उस कमरे की ओर नहीं जा सकता था। मेरे ससुर उस कमरे में बांझ औरतों को ले जाते थे और कुछ घंटे बाद जब वे औरतें उस कमरे से वापस आती, तो उनकी हालत बहुत अजीब लगती थी। उनके चेहरे मुझे बेहद डरावने लगते थे। एक और अजीब बात थी कि वे बहुत मुश्किल से किसी तरह खड़ी हो पाती थीं। उनके चेहरों का रंग उड़ चुका होता था और कुछ दिनों बाद हमें खबर मिलती कि वो महिला प्रेग्नेंट हो गई है। एक बार मैंने उन महिलाओं को वापस जाते समय रोकने की कोशिश की, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि मेरे ससुर उस कमरे में जाकर उनके साथ ऐसा क्या करते थे कि वे औरतें प्रेग्नेंट कैसे हो जाती थीं। लेकिन मेरे रोकने के बावजूद कोई भी औरत वहां नहीं रुकती थी और तेजी से चलकर हमारे घर से बाहर निकल जाती थी। उनके चेहरों का एक अजीब सा डर और हैरानी भरा भाव होता था
ये देखकर मुझे शक होता था। मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, इसीलिए मैं यही सोचती थी कि मेरे ससुर शायद कुछ ऐसा जानते हैं जिससे वो इलाज कर सकते हैं। लेकिन मेरे अंदर एक शक घर कर गया था। ऐसा क्या होता था उस कमरे में कि औरतें इलाज करवाने से प्रेग्नेंट हो जाती थीं, जबकि आज के ज़माने में डॉक्टरों के इलाज से भी इसमें कई महीने लगते हैं। और मेरे ससुर तो इलाज के नाम पर एक पैसा भी नहीं लेते थे। एक दिन सच्चाई जानने के लिए मैं छुपते छुपते उस कमरे तक पहुंच गई। उस समय मेरे ससुर कहीं बाहर गए हुए थे, क्योंकि कुछ दिनों से मैंने देखा नहीं था। मेरे ससुर भी गोवा रहते थे, तो वो भी घर पर नहीं थे। किसी तरह मैं उस कमरे के अंदर पहुंच गई, लेकिन कमरे के अंदर जाते ही मुझे सिर्फ अंधेरा दिखा। अंधेरे में पता नहीं किस चीज़ से मैं टकराई और मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो मैंने खुद को कमरे से बाहर पाया। मेरा सिर दर्द कर रहा था और पूरा शरीर कमज़ोर लग रहा था। मुझे महसूस हुआ कि सिर पर बहुत चोट लगी है। किसी तरह चल चल कर मैं अपने कमरे तक पहुंची थी और फिर घर के कामों में लग गई। उस दिन के बाद मैंने सोच लिया कि शायद मैं उस कमरे में जाकर सच्चाई कभी नहीं जान पाऊंगी। लेकिन उस घटना के बाद मैंने उस कमरे में आसपास भी कदम रखना छोड़ दिया था। एक दिन जब मैं बाजार गई तो मैंने एक औरत को देखा। ये वही औरत थी जो हमारे घर में इलाज के लिए आई थी। मुझे उसका चेहरा आज भी याद है, क्योंकि जब वो हमारे घर से बाहर निकली थी तो उसका चेहरा अजीब और डरावना लग रहा था। उसे देखकर मैं चौंक गई। मैंने अपना चेहरा एक दुपट्टे से ढक लिया और उसे आवाज़ देकर रोकने की कोशिश की। मैंने नमस्ते कर कर कहा कि मेरा नाम साक्षी है और मुझे अपने बांझपन का इलाज करवाना है। मैंने सुना है कि आप एक बुजुर्ग व्यक्ति से अपना इलाज करवा चुकी हैं। मेरी बात सुनकर उस औरत का चेहरा डर से बदल गया। उसने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया और तेजी से चलने लगी। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी तेजी से भागी कि मैं उसे रोक नहीं पाई। उसका ये बर्ताव मुझे बहुत अजीब लगा था। मुझे लगा कि आखिर ऐसा क्या था कि उसने मुझसे बात करने के बजाय भाग जाना ही सही समझा। मेरे दिमाग में तरह तरह के अजीब ख्याल आने लगे थे। मैं उलझन में थी और फिर घर वापस चली गई। बाहर आई तब गर्मी की वजह से मेरा सिर घूमने लगा। थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं दोबारा घर के कामों में लग गई, लेकिन मुझे शरीर में कुछ कमजोरी महसूस हो रही थी और सिर चकरा रहा था। एक अजीब सी गंध मेरे नाक में घुस रही थी, जिससे मेरा शरीर और भी अजीब महसूस करने लगा। मेरे शरीर में हो रहे इस अजीब बदलाव को मैं ठीक से समझ नहीं पा रही थी। चाहकर भी मैं इसे नज़रअंदाज नहीं कर पाई। धीरे धीरे चुपचाप मैंने खुद का टेस्ट कराने का फैसला किया। टेस्ट करने के बाद जब मैंने रिजल्ट देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। ये कैसे हो सकता है? मैं तो प्रेग्नेंट हो गई थी, जबकि मेरा पति आलोक गोवा में था। इस सच्चाई ने मुझे अंदर तक हिला दिया। मुझ पर एक बहुत बड़ा कलंक लग गया था और मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये सब कैसे हो गया। मैं चुपचाप जाकर अपनी सास के पास बैठ गई। उन्होंने इशारों में मुझसे मेरी उदासी का कारण पूछा, लेकिन मेरे पास उन्हें बताने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं आखिर उन्हें कैसे बताती कि मैं उनके बेटे की गैर हाजिरी में मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। तभी अचानक किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो एक बहुत ही खूबसूरत और कम उम्र लड़की खड़ी थी। वो कहने लगी कि वो बांझपन का इलाज कराने आई है। उसकी बात सुनकर मुझे उस दिन का ख्याल आया जब मैं उस कमरे में गई थी और बेहोश हो गई थी। क्या उस समय मेरे साथ कुछ हुआ था जिससे मैं प्रेग्नेंट हो गई? लड़की के मासूम चेहरे को देखकर मैंने उससे झूठ बोल दिया कि मेरे ससुर अभी घर पर नहीं हैं और वो अगले दिन आएंगे। मेरी बात सुनकर वो मायूस हो गई और वापस जाने के लिए मुड़ गई और अब मेरे लिए और इंतज़ार करना भी मुश्किल हो गया। मैंने दोबारा उस कमरे में जाने का फैसला किया। इस बार मैंने अपने हाथ में मोबाइल की टॉर्च जलाकर कमरे में जाने का फैसला किया, ताकि अंधेरे में किसी चीज़ से टकराने से बच सकूं। मैं धीरे धीरे ठीक से देखने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि जो सच मुझे पता था, मैं अपने पेट में एक जान लेकर चल रही थी। जब मैं उस कमरे में टॉर्च लेकर दाखिल हुई तो जो मैंने देखा उससे मेरे होश उड़ गए। मुझे समझ आ गया था कि मैं कैसे प्रेग्नेंट हुई थी। मेरे ऊपर तो जैसे आसमान टूट पड़ा। मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे 60 साल के बूढ़े ससुर ऐसा कुछ कर सकते हैं। कुछ घंटों के भीतर सच्चाई जानने के बाद मैं उस कमरे से बाहर आ गई,
लेकिन उसी समय मेरे शरीर से जैसे काटो तो खून नहीं, ऐसी हालत हो गई। जो नज़ारा मेरी आंखों के सामने आया, उसे देखकर मुझे लगा कि ये क्या खेल रचा गया था। इस बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। मैं अपने कमरे में जाकर लेट गई और आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने बच्चे के बारे में दुनिया को क्या बताऊं। कौन मेरी बात पर यकीन करेगा। मैं गरीब घर की लड़की थी और मेरी शादी के समय मेरी भाभी ने साफ साफ मना कर दिया था कि कभी हमारे घर वापस मत आना, क्योंकि मेरे माँ बाप दोनों ही गुजर चुके थे और मैं अपनी भाभीियों के लिए बोझ बन गई थी। यही वजह थी कि जैसे ही मेरे लिए कोई अवसर आया, मेरे हाथ से फिसल गया। शादी के दिन मैंने पहली बार आलोक को देखा था और मेरे हिसाब से ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी कि जल्दबाजी में ही सही, मेरे भाइयों ने मेरे लिए गलत निर्णय नहीं लिया था। आलोक बहुत ही अच्छा इंसान था और उसने एक हफ्ते तक मेरे साथ बहुत प्यार से वक्त बिताया, लेकिन फिर शादी के बाद वो मुझसे अलग होकर गोवा चला गया। जाते वक्त उसने मुझसे कहा था कि उसकी बीमार माँ का ध्यान रखना और उसके पिता के पास जाकर उन्हें दुखी मत करना। उस समय मुझे उसकी ये बातें समझ में नहीं आई थी। वो जाने के बाद जो कह गया था, मैं क्यों उसके पिता को दुखी करूं। लेकिन अब मैं इस बात को अच्छी तरह से समझ चुकी थी। मेरे पति के जाने के बाद मेरे ससुर मुझसे बहुत अच्छा बर्ताव करते थे। मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। मेरे ससुर हमेशा एक ही बात कहते थे कि मैं जानता हूँ तुम इस बात का ध्यान रखती हो, इसीलिए तुम्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं तुम मुझे ना रोक सको। मैं तब उनकी बातों को समझ नहीं पा रही थी, लेकिन मेरे अंदर का शक मुझे उनके शब्दों के खिलाफ जाने के लिए मजबूर कर रहा था। मेरे ससुर अक्सर मोमबत्ती जलाकर उस कमरे में जाते थे और मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि वो इलाज कर रहे हैं, लेकिन मैं कभी अपने ससुर को मंदिर में जाते हुए नहीं देखा था। सच मेरे सामने खुल गया था कि उस कमरे में असल में क्या हो रहा था, और ये जानने के बाद मैं बिस्तर पर लेटकर रोने लगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी मेरा फ़ोन बजने लगा। किसी ने फ़ोन किया था और फ़ोन आलोक का था। उस समय मैं फ़ोन उठाने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन अगर मैंने फ़ोन नहीं उठाया तो आलोक मेरे ससुर को फ़ोन करता और मेरे ससुर मेरे कमरे में आ जाते। ये सोचकर मैंने फ़ोन उठाया। आलोक ने मुझे अपने बारे में बताया कि वो एक हफ्ते के लिए छुट्टियों पर आ रहे हैं। ये सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे नया जीवन दे दिया हो। मुझे लगा कि ये मेरे दामन पर लगे दाग को धोने का मौका है। मैंने अपनी प्रेगनेंसी की खबर सबसे छुपा रखी थी और पूरा एक दिन अपने कमरे में बंद रही। अगले दिन आलोक फ्लाइट से घर आ गया। उसके आने के बाद मैंने उसे खबर दी कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, जबकि ये बात झूठ थी। लेकिन ये सुनने के बाद आलोक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने मुझे अपने सीने से लगा लिया। उसके लिए ये उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। लेकिन मेरा दिल जानता था कि मैंने किस तरह उससे ये झूठी खबर सुनाई। आलोक ने अपने पिता से कहा कि वो मेरा ख्याल रखे और फिर वो चला गया। और एक बार फिर से मैं इन चार दीवारों के भीतर कैद होकर रह गई, जहाँ इस बार मेरा दम घुटने लगा था। कभी कभी सोचती कि हम लड़कियाँ कितनी मजबूर होती हैं। अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या क्या सोचकर हम अपने मुंह पर ताला लगा लेती हैं। आलोक चला गया था और मैं उस घर में ही रह गई थी। घर का कामकाज निपटाने के बाद मैं अपने कमरे में चली जाती थी और पूरे समय बंद चार दीवारों के अंदर बैठकर अपने भाग्य पर आंसू बहाती रहती थी। ऐसे ही एक दिन जब मैं काम कर रही थी तो दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि वही मासूम लड़की हमारे सामने खड़ी थी। वो अपनी और अपने बच्चे की खातिर मदद मांगने आई थी। उसकी आंखों में बहुत उम्मीद थी। मैं उसे किसी अन्याय का निशाना बनने देना नहीं चाहती थी। इसीलिए मैंने उसे कह दिया कि मेरे ससुर अब ये इलाज नहीं करते हैं, इसीलिए उसके लिए यही बेहतर होगा कि वो वापस लौट जाए और फिर कभी हमारे दरवाजे पर न आए। लेकिन मेरे ससुर की तारीफ सुनकर आई थी और इसीलिए वो वापस जाने के लिए तैयार नहीं थी। उसकी जिद के आगे मजबूर होकर मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे खींचा और अपने कमरे में ले आई। उसके बाद दरवाज़ा बंद कर दिया और उसे सच बता दिया जो मेरे साथ हुआ था। मेरी बात सुनकर उसके तो होश उड़ गए। मेरे ससुर के करतूत बताने के बाद और सारी सच्चाई जानने के बाद इस बार उसने मुझे धन्यवाद किया और खुशी खुशी वापस लौट गई।
मैंने ईश्वर का शुक्रिया अदा किया कि मेरी वजह से एक गरीब औरत की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच गई। मैं खुद को तो बचा नहीं पाई, लेकिन मैंने ये फैसला कर लिया था कि मेरे दरवाजे पर आने वाली हर औरत की इज्जत मैं बचाऊंगी। अब से ये मेरी जिम्मेदारी बन गई थी। इसके बाद जब भी दरवाजे पर कोई दस्तक देता, मैं तुरंत दौड़कर दरवाज़ा खोलने जाती। एक बार हमारे घर की दहलीज पर मेरी सहेली खड़ी थी। वो मेरी बचपन की दोस्त थी। कई सालों बाद मैंने उसे देखा। मुझे देखते ही उसने मुझे गले लगा लिया और कहने लगी कि वो मुझसे बात करना चाहती है। मैं उसे अपने कमरे में ले गई और हम कुछ देर बातें करने लगे। उसने बताया कि उसके पहले पति ने उसे धोखा दिया था और अब उसकी दूसरी शादी कर ली है और उसका पति पुलिस में है और अब वो अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से जी रही है। उसकी बातें सुनकर मैं सोच में पड़ गई। उस पल मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं दोषियों को जेल तक पहुंचाए बिना चैन नहीं लूंगी। मैंने अपनी दोस्त को सारी सच्चाई बता दी और उससे कहा कि वो मेरा नाम इसमें ना लाए, क्योंकि मैं आलोक से अलग होना नहीं चाहती थी। उसने मुझसे वादा किया कि वो मेरी मदद ज़रूर करेगी। 2 दिन बाद पुलिस हमारे घर आई। पुलिस के पास मेरे ससुर के खिलाफ सारे सबूत थे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। ये खबर सुनकर आलोक सब कुछ छोड़कर गोवा से वापस घर आ गया था, क्योंकि घर में मैं और मेरी सास अकेले थे। आलोक को अपने पिता की सच्चाई पहले से पता थी। उसने कई बार अपने पिता को गलत काम करने से रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उसके पिता ने उसकी एक बात नहीं मानी और आज हमें ये बदनामी का दिन देखना पड़ रहा है। आलोक की ये बात सुनकर मेरी रूह कांप उठी कि वो अपने पिता की सच्चाई जानते हुए भी चुप था और इसी वजह से मेरी वजह से उसके पिता को सजा मिली। अब मुझे समझ में आ गया कि मेरी प्रेगनेंसी मेरी सजा नहीं थी, बल्कि ये मेरे पति की सजा थी, जो कई महिलाओं की जिंदगी बर्बाद होने का चुपचाप गवाह बना रहा। पुलिस ने हमारे घर को फिलहाल सील कर दिया था, क्योंकि वो कमरा किसी इलाज के लिए नहीं, बल्कि उसमें छिपा हुआ एक रास्ता था जो किसी दूसरे कमरे से जुड़ा हुआ था। ये रास्ता शायद पुराने समय में बनाया गया था, जो या तो घरों को जोड़ने के लिए या खतरे के समय भागने के लिए इस्तेमाल होता था। हमारा पूरा गांव पुराने ज़माने का था। सभी घर पुराने इमारत के ऊपर बने थे। उस कमरे से निकलने वाला रास्ता दूसरे घर तक जाता था, जहां मेरे ससुर बांझ औरतों को लेकर जाते थे। इलाज के नाम पर उन्हें इस रास्ते से उस कमरे में ले जाया जाता था और वहां कुछ घंटों तक उन पर अत्याचार होता था। उस कमरे में कई बदमाश लोग शामिल होते थे और हर औरत को उनकी दरिंदगी का शिकार बनना पड़ता था। कई बार एक औरत के साथ दो दो लोग गंदे काम करते थे। जब वे संतुष्ट हो जाते तो उस औरत को उसी रास्ते से बाहर भेज दिया जाता। कई घंटे की प्रताड़ना के बाद वे महिलाएं इतनी कमज़ोर हो जाती थीं कि चलने के लायक भी नहीं रहती थीं। उनके पास कुछ भी कहने के लिए शब्द ना होते और न ताकत होती थी। इसीलिए जब भी मैं किसी औरत को इस जाल में फंसने से रोकने की कोशिश करती, तो मुझे उनके दर्द और उनकी हालत का एहसास होता। उन औरतों के पास तो कुछ कहने के लिए शब्द भी नहीं होते थे। वे डर के मारे दौड़कर भाग जाती। जब मैं खुद बेहोशी की हालत में कमरे में पड़ी थी, तब मेरे साथ भी यही अत्याचार हुआ था। लेकिन किसने और कैसे ये किया, आज तक मुझे इसका पता नहीं चल पाया। मुझे बस इतना याद है कि मैं बेहोशी की हालत में वापस आ गई थी। मेरे ससुर को इस बात का कोई पता नहीं चला था, क्योंकि वो उस वक्त उस कमरे में नहीं थे। लेकिन अगली बार जब मैंने टॉर्च लेकर उस कमरे में जाने की हिम्मत की, तो मैंने देखा कि मेरे ससुर उसी रास्ते से दूसरे कमरे की ओर जा रहे थे। मैंने चुपचाप उनका पीछा किया। वहां पहुंचकर मैंने अपनी आंखों के सामने एक औरत को बर्बाद होते देखा। 60 साल का बूढ़ा ससुर उस महिला की दुर्दशा देखकर ऐसे मजे ले रहा था जैसे ये सब उसकी खुशी का जरिया हो। मेरे ससुर में भले ही इतनी ताकत ना थी कि वे खुद भी ऐसा कुछ कर सकते, लेकिन दूसरों को ऐसा करते देखकर उन्हें बहुत मज़ा आता था। वे इन घटनाओं को देखकर अपने दिल का आनंद उठाता था। वो औरत जो उस कमरे में पड़ी थी, बिना पानी की मछली की तरह तड़प रही थी। उसकी हालत इतनी दयनीय थी कि उसे देखना भी मेरे लिए असहनीय हो गया था। मैं वापस लौटने की कोशिश कर रही थी, तभी मेरे ससुर ने मुझे देख लिया। उसने मेरा हाथ पकड़कर जोर से खींचा और कमरे के अंदर ले गया। उसने मेरे साथ इतनी जोर से दुर्व्यवहार किया कि मेरा होश उड़ गया। मेरे ससुर ने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने इस बारे में किसी से कुछ कहा या फिर उस कमरे की ओर देखा, तो वो मेरा और आलोक का तलाक करवा देगा।
उसका असली मकसद पैसे का नहीं था, बल्कि अपनी हवस को शांत करना था। मेरी सास को इस सब की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने भी चुप्पी साध रखी थी। मैं भी मजबूरी में चुप रही, क्योंकि मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था और ना कोई सहारा था। लेकिन जब मेरी दोस्त मेरे घर आई, तो मैंने उसे सब कुछ सच सच बता दिया। इस शैतान को पकड़कर सजा देने का वक्त आ चुका था। शायद इसी वजह से मेरी दोस्त कई सालों बाद मुझे ढूंढते ढूंढते मेरे घर तक पहुंच गई। पुलिस ने न सिर्फ मेरे ससुर को, बल्कि उस कमरे में छिपे सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ये एक बड़ा गैंग था, जिसमें सभी एक घिनौने काम में शामिल थे। कुछ समय बाद मैंने एक बहुत ही सुंदर बेटे को जन्म दिया। आलोक ने उसे प्यार से गोद में उठाया और उसे अपनाया। मैं उसे देखकर सोच रही थी कि वो ये कभी नहीं जान पाएगा कि ये उसका बच्चा नहीं था, बल्कि उसके किए हुए गलतियों की सजा थी। अगर उसने शुरू में ही अपने पिता के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाया होता, तो मेरी इज्जत इस तरह बर्बाद नहीं होती। मेरी सास कई बार इशारों में मुझे बहुत कुछ समझाना चाहती थी, लेकिन मैं अब वो सब समझ गई हूँ। अब मेरा जीवन पहले से बेहतर हो गया है। मेरी सास की हालत भी पहले से काफ़ी अच्छी है। हम इंसान अक्सर छोटी छोटी बुराइयों को नज़रअंदाज कर देते हैं और उन्हें जड़ से ख़त्म नहीं करते, लेकिन यही बुरी चीज़ें एक दिन हमारे अपने घर में भी घुस जाती हैं। इसीलिए जहाँ कहीं भी कुछ बुरा देखें, उसे शुरुआत में ही ख़त्म कर देना चाहिए। दोस्तों, मुझे बताएं आपको कैसी लगी आज की कहानी। अगर आप और भी मज़ेदार कहानियाँ सुनना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।